हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। दोस्तों, कल आप लोगों की जिला दर्शन की जो क्लास है वो आ नहीं पाई थी, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं टिहरी गढ़वाल के संबंध में। हालांकि मेरे द्वारा देहरादून आपको बताया गया था, लेकिन आज की क्लास हम टिहरी गढ़वाल ही चर्चा करेंगे। ठीक है, देहरादून हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, टिहरी गढ़वाल जनपद, इसके बारे में सारे फैक्ट जानते हैं। सबसे पहले देखो, टिहरी गढ़वाल है कहाँ पर। ये उत्तराखंड का मैप है, इसमें आपको टिहरी गढ़वाल ये नज़र आएगा। ठीक है, ये टिहरी गढ़वाल है जो कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून, इन चार जनपदों से ये घिरा हुआ है। ठीक है, गढ़वाल, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, इन चार जिलों से ये घिरा हुआ है। मतलब उत्तराखंड का ये एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा न तो किसी राज्य से लगती है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। तो ऐसे उत्तराखंड में चार जिले हैं। ठीक है, हम इसमें से हम पहले देखो, यदि हम चर्चा करें तो अल्मोड़ा एक ऐसा जिला है। साथ ही ये जो बागेश्वर है ये एक ऐसा जिला है। ठीक है, रुद्रप्रयाग एक ऐसा जिला और टिहरी एक ऐसा जिला, जो चार ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य से या फिर किसी भी देश से सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो चार क्या हैं, मतलब आंतरिक जिले हैं उत्तराखंड के। ठीक है, इन्हें आप कहेंगे अंतःस्थलीय। ठीक है, मतलब जो किसी भी अन्य राज्य या फिर देश से सीमा नहीं बनाते हैं, ऐसे जिले कौन कौन से हैं। टिहरी गढ़वाल है, देखो रुद्रप्रयाग है, साथ ही अल्मोड़ा है और बागेश्वर है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं हम टिहरी गढ़वाल के बारे में अन्य तथ्य। देखो, मैप के जरिए आप ये समझ चुके हैं, टिहरी गढ़वाल जो कि पूर्व में पंवार शासकों के अधीन रहा था। हमने जो टारगेट बैच हमारा चल रहा है वहां पर इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है ना, जो उससे जुड़े हुए हैं आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, कि जो टिहरी है वहां पर सुदर्शन शाह ने टिहरी की स्थापना की थी। ये हम पढ़ चुके हैं ना वहां पर। तो जिसका विलय कब हुआ ये भी हम वहां पर पढ़ चुके कि 1 अगस्त 1949 को भारतीय संघ में इसका विलय कर दिया गया था। तो जो भी देखो, सबसे पहले तो जो बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप लोगों का 12 तारीख को टेस्ट होगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक यहाँ मिल जाएगा। और साथ ही देखो, जो नहीं भी जुड़ते, मैं इसका कम्युनिटी पर भी इसको शेयर करूंगा। ठीक है, तो कम्युनिटी पोस्ट में इसको कर दूंगा, उसका लिंक शेयर कर दूंगा पेपर का। ठीक है, दोपहर में 3 बजे, अपराह्न में 3 बजे वो परीक्षा होगी। और कई सारे बच्चों का ये कमेंट भी आया कि सर हमारा फिजिकल है उस दिन। तो देखो, आप लोग फिजिकल देने जाइए, आप उसके दूसरे दिन या फिर जब वापस आ जाते हैं आप लोग तब कर सकते हैं, है ना। तो लिंक वहाँ पर उपलब्ध रहेगा, ऐसा नहीं है कि लिंक उपलब्ध नहीं रहेगा। हर जगह लिंक ही उपलब्ध रहेगा। ठीक है, पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा मैं, केवल लिंक उपलब्ध कराऊंगा, वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखो क्षेत्रफल, टिहरी का क्षेत्रफल कितना है, 3642 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई टिहरी में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, नई टिहरी में। अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग की तरह टिहरी भी राज्य का एक ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं किसी राज्य अथवा देश के साथ नहीं लगती। ये मैं आपको समझा चुका हूँ अभी। अब देखो प्रशासनिक ढांचा, यहाँ पर कुल 12 तहसीलें हैं। ठीक है, 12 तहसीलें, साथ में 2 उप तहसीलें भी हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 उप तहसीलें भी हैं। देखो 12 तहसीलें कौन कौन सी, एक नई टिहरी है, प्रतापनगर है, घनसाली है, देवप्रयाग, जाखणीधार, नरेंद्र नगर, धनोल्टी, कांडीशौड़, गजा, नैनबाग, कीर्तिनगर और बालगंगा। गजा पूछी गई है एक बार। ठीक है, गजा तहसील किस जिले में पड़ती है। और साथ ही जो 2 उप तहसीलें देखो, पाव की देवी, पाव की देवी एवं मदन नेगी। तो समझ लो मदन नेगी व्यक्ति है, उनकी वाइफ है पाव की देवी। ये क्या है, 2 उप तहसीलें हैं। ठीक है, तो 12 तहसीलें जिसमें नई टिहरी, प्रतापनगर, घनसाली, देवप्रयाग, जाखणीधार, नरेंद्र नगर। ये मतलब आपको केवल एक बताने के लिए कि ये स्थान कहाँ आते हैं, टिहरी में आते हैं। यदि कभी यहाँ से ऐसे कोई प्रश्न बनता है कि ये स्थान कहाँ पड़ता है, तो आपको ध्यान में रहेगा कि टिहरी में आता है। अगला देखो, विकास खंड कितने हैं यहाँ पर, 9 विकास खंड है। ठीक है, एक है नरेंद्र नगर विकास खंड, फकोट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, फकोट मतलब जो मुख्य है, फकोट ही उसका नाम है, तो नरेंद्र नगर के अंडर अंदर में आता है। ठीक है, दूसरा देखो चंबा है, तीसरा जौनपुर है, चौथा थौलदार है, प्रतापनगर है, जाखणीधार है, हिंडोला खाल है, कीर्तिनगर और भिलंगना। ये यहाँ के क्या है, प्रमुख विकास खंड है। यदि आगे देखें, देखो विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, तो टिहरी में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, टिहरी में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें टिहरी है, नई टिहरी है, घनसाली हो गया, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, प्रताप नगर और धनोल्टी। ठीक है, तो इसमें देखो टिहरी जो विधानसभा क्षेत्र है, इसके विधायक कौन है, किशोर उपाध्याय। टिहरी के विधायक कौन है, किशोर उपाध्याय। ठीक है, नोट करते रहिए, टिहरी के विधायक कौन है, किशोर उपाध्याय। कभी कभी हो सकता है आपको मिलाने के लिए पूछ ले, हालांकि देखो विधायक से आज तक प्रश्न कभी ऐसा बना हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी आपसे, अब जिस तरह से पेपर की जो प्रकृति है वो बन रही है, तो उस हिसाब से कभी मिलाने के लिए आपको दे सकता है। ठीक है, तो टिहरी के विधायक कौन है, किशोर उपाध्याय। घनसाली जो कि
एससी के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। यहाँ से विधायक कौन है? शक्तिलाल शाह। ठीक है। देवप्रयाग से कौन है? विनोद कंडारी। देवप्रयाग से कौन है? विनोद कंडारी। नरेंद्र नगर से कौन है? सुबोध उनियाल। ठीक है। नरेंद्र नगर से कौन है? सुबोध उनियाल। ठीक है। प्रतापनगर से कौन है? विक्रम सिंह नेगी। प्रतापनगर से कौन है? विक्रम सिंह नेगी। और धनोल्टी से कौन है? प्रीतम सिंह पंवार। धनोल्टी से कौन हो जाएंगे? प्रीतम सिंह पंवार। तो इस तरह यहाँ से आपने 6 के 6 विधायक ध्यान रखने। देखो, टिहरी से किशोर उपाध्याय, घनसाली से शक्तिलाल शाह, देवप्रयाग से विनोद कंडारी, नरेंद्र नगर से सुबोध उनियाल, प्रतापनगर से विक्रम सिंह नेगी और धनोल्टी से प्रीतम सिंह पंवार। ठीक है। ये सारे के सारे आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो, नगर निकाय यहाँ पर कुल कितने हैं? 11 नगर निकाय हैं। कितने नगर निकाय हैं यहाँ पर? 11 हैं, जिसमें देखो नगर पंचायत है 6। कौन कौन सी? कीर्ति नगर, घनसाली, लंबगांव, गजा, चमियाला और तपोवन। तपोवन ये ऋषिकेश वाला। ठीक है। देखो, अलग अलग जगह पर आपको तपोवन उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा। तपोवन जो ऋषिकेश से पहले पड़ता है, मुनि की रेती से पहले, टिहरी जिले में ये तपोवन भी है। और तीसरा एक तपोवन पड़ता है चमोली में। ठीक है। तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना वाला। तो 3 जिलों में तपोवन आता है। ठीक है। तो तपोवन, कीर्तिनगर, घनसाली, लंबगांव, गजा और चमियाला, ये क्या है? यहाँ की 6 नगर पंचायतें हैं। साथ ही यदि नगर पालिकाओं की बात करें तो चंबा नगर पालिका है, देवप्रयाग नगर पालिका है, नई टिहरी नगर पालिका है, नरेंद्र नगर नगर पालिका, साथ ही मुनि की रेती नगर पालिका। ये 5 यहाँ पर नगर पालिकाएं हैं। ठीक है। अब देखो, जो देवप्रयाग नगर पालिका ना, ये संयुक्त रूप से पौड़ी में भी आती है, क्योंकि देवप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा और भागीरथी, सॉरी। ठीक है। तो भागीरथी नदी इस तरह से आती है, अलकनंदा नदी यहाँ से आती है। तो ये जो बीच में ये देवप्रयाग का हिस्सा है, और साथ ही ये गंगा नदी यहाँ से बनी, इसका जो ये वाला एरिया, ये सब किस में आता है? टिहरी में आता है। लेकिन जो ये अलकनंदा आ रही है और यहाँ से गंगा नदी ये सीमा बना रही है, ठीक है, यहाँ का जो एरिया आता है ये पौड़ी में आ जाता है, मतलब नदी के इधर। अब यहाँ से आप आगे चलते रहेंगे जैसे, ठीक है, यहाँ से आप इस नदी के किनारे किनारे चलते रहेंगे, मान नदी इस ओर जा रही है, इस तरह से जा रही है, तो यहाँ पर आपको देखो देवप्रयाग मिला। आगे आपको 3 धारा मिलेगा, ठीक है, जो कि पूछा जाता है। और इसके अलावा कोडियाला, जहाँ से राफ्टिंग शुरू होती है, मैंने इसमें दिया नहीं है, ठीक है, व्यासी, यहाँ भी राफ्टिंग का ही पॉइंट है, ठीक है, शिवपुरी, ये आपने ध्यान रखना। देखो ये सब गंगा नदी के किस ओर आ रहे हैं? ये सब दाएं ओर आ रहे हैं, जबकि इस ओर आपको ये पौड़ी जनपद मिलेगा। यहाँ पर आपको नीलकंठ महादेव मिलेगा ऋषिकेश में, और इधर ही देखो तपोवन मिलेगा, यहाँ पर आपको फिर मुनि की रेती मिलेगा। तो इस तरह से आगे को बढ़ते रहती है नदी, ठीक है, और नदी के किनारे इस तरह से स्थल आपको देखने को मिलेंगे। अगला देखो, जो नगर पालिकाएं मैं आपको समझा चुका हूँ। अब टिहरी लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान सांसद कौन है? माला राजलक्ष्मी शाह। ठीक है, वर्तमान सांसद कौन है? यहाँ से माला राजलक्ष्मी शाह सांसद हैं। इसके अंतर्गत देवप्रयाग एवं नरेंद्र नगर विधानसभा को छोड़कर टिहरी जिले की 4 विधानसभा सीटें, ठीक है, टिहरी जिले की 4 विधानसभा सीटें, जिसमें प्रतापनगर, धनोल्टी, घनसाली और टिहरी, साथ में उत्तरकाशी की 3, यमुनोत्री, गंगोत्री और पुरोला, और देहरादून की 7 विधानसभा सीटें। ठीक है, धर्मपुर, डोईवाला और ऋषिकेश को छोड़कर जो देहरादून की 7 विधानसभा सीटें हैं वो प्लस 4 टिहरी की और 3 उत्तरकाशी की किस में आती हैं? टिहरी लोकसभा क्षेत्र में। साथ ही जो देवप्रयाग की और नरेंद्र नगर की सीट है वो किस में आती है? पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में। ठीक है, देवप्रयाग और नरेंद्र नगर पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में स्थित है, जबकि टिहरी की 4 जो विधानसभा सीटें हैं वो सब किस में आती हैं? टिहरी में आती हैं, साथ ही 7 देहरादून की और 3 उत्तरकाशी की। तो बहुत एडवांस है ये, कई सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो लोकसभा क्षेत्र यहाँ पर कुल 5 हैं और 70 विधानसभा सीटें हैं, तो एक लोकसभा क्षेत्र में कुल 14 विधानसभा सीटें रखी गई हैं। तो देखो पौड़ी में कहाँ कहाँ की आती हैं? 2 रुद्रप्रयाग की, 3 चमोली की, ठीक है, 6 पौड़ी की, कितने हो गए? 6, 3 9, 2 11, प्लस 2 आती है इसमें टिहरी की, जिसमें नरेंद्र नगर और देवप्रयाग, और एक कौन सी आती है? रामनगर। यानी कि पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में कुल कितने जिलों की विधानसभा सीटें आती हैं? 5 जिलों की। तो ऐसे भी कभी कभी प्रश्न बन सकता है, बहुत ऊपर के लेवल का प्रश्न। ठीक है, कई सारे बच्चे इसको समझ ही नहीं पाएंगे यदि ऐसा प्रश्न आएगा कभी। देखो 2 रुद्रप्रयाग, 3 चमोली, 6 पौड़ी की, 2 टिहरी की और 1 रामनगर की, और इस प्रकार मतलब सर्वाधिक जिलों में जो विस्तारित लोकसभा क्षेत्र है कौन सा है? पौड़ी है। तो इसलिए सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? पौड़ी है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट प्रश्न पढ़ा होगा, लेकिन क्यों है ये आपके समझ में आ गया। ठीक है, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार जनांकीय आंकड़े। ठीक है, तो इन आंकड़ों में सबसे पहले 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक गिरावट कहाँ? टिहरी गढ़वाल जिले में दर्ज की गई है।
सर्वाधिक गिरावट देखो 16% से 2% में आ गया, लगभग 14% ही माइनस हो गया, मतलब इतनी गिरावट आ गई। हालांकि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहाँ हुई थी, सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि दर कहाँ की है, उधम सिंह नगर की। सबसे कम कहाँ की है, पौड़ी की है। लेकिन सर्वाधिक गिरावट इस अवधि में सबसे ज्यादा जो गिरावट हुई है टिहरी में, और सबसे कम गिरावट कहाँ पर हुई थी, उधम सिंह नगर में। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था जब हम उधम सिंह नगर पढ़ रहे थे। अब देखो राज्य में अनुसूचित जनजाति का सबसे कम प्रतिशत कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में, केवल 0.14%। टिहरी की कुल जनसंख्या का 0.14% जनसंख्या क्या है, एसटी है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। प्रमुख स्थल क्या क्या है यहाँ पर, सबसे पहले पुरानी टिहरी। पुरानी टिहरी जिसको किसने बसाया था, सुदर्शन शाह ने बसाया था। कब, 28 दिसंबर 1815 को, ठीक है, सुदर्शन शाह के द्वारा इसको बसाया गया था, जो कि भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। इसका अन्य नाम क्या क्या है, देखो गणेश प्रयाग है, त्रिहरि तीर्थ है, या फिर धनुष तीर्थ है। तो पहले प्रश्न बना हुआ है, त्रिहरि तीर्थ किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, गणेश प्रयाग को या फिर पुरानी टिहरी को, ठीक है। आगे देखो, 1 अगस्त 1949 तक यह पंवार शासकों की राजधानी रहा था। पुरानी टिहरी में टिहरी बांध के निर्माण से यह स्थल झील के भीतर समा गया है, तथा इसी के समीप बोराडी गांव में पहाड़ी पर नई टिहरी को विकसित किया गया, ठीक है। बोराडी गांव में क्या किया गया, नई टिहरी को विकसित किया गया है। नई टिहरी को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया गया है, जिसे 1990 में जिला मुख्यालय बनाया गया था। तो प्रश्न बनता है कि राज्य का पहला नियोजित नगर कौन सा है, मतलब जिसको किसी प्लान के तहत बसाया गया है, कौन सा है, टिहरी है, ठीक है। टिहरी जो नई टिहरी बसाया गया, उसको एक योजनाबद्ध तरीके से एक प्लान तैयार करके उसको बसाया गया। तो ध्यान रखिएगा, राज्य का नियोजित नगर कौन सा हो जाएगा, नई टिहरी। अगला देखो, चंबा। चंबा का प्राचीन नाम क्या था, चमुआ, ठीक है। चंबा का प्राचीन नाम क्या था, चमुआ था, जो कि गंगोत्री और यमुनोत्री के मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर गब्बर सिंह नेगी का स्मारक भी बना हुआ है, साथ ही यहाँ पर गब्बर सिंह मेला भी आयोजित होता है। अगला देखो, प्रतापनगर। इस नगर की स्थापना 1877 में प्रताप शाह द्वारा की गई थी। ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, जो टारगेट बैच है वहां पर प्रताप शाह ने इस नगर की स्थापना की थी, जिसका प्राचीन नाम क्या था, ठांगधार। ये पूछा गया एक बार, ठीक है, प्राचीन नाम क्या था इसका, ठांगधार था। यह जलकुर नदी के तट पर बसाया गया है, ठीक है। प्रतापनगर किस नदी के तट पर हो जाएगा, जलकुर नदी के तट पर। और प्रसिद्ध स्थल जो सेम मुखेम वो प्रतापनगर तहसील में ही आता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, देवप्रयाग। देवप्रयाग के बारे में हमने पढ़ा था, समग्र पापों का विनाशक, ठीक है, समग्र तीर्थों का शिरोमणि, इस तरह से हमने आपको इतिहास में बताया था। तो वो यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया, क्योंकि मैं उसको इतिहास में आपको करा चुका हूँ, जो टारगेट बैच मैंने कराया था। तो यहाँ पर यह भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, ठीक है। भागीरथी को क्या बोला जाता है, सास, अलकनंदा को बहू। इन दोनों के संगम पर कौन है, देवप्रयाग स्थित है, जो पंच प्रयागों में नीचे से ऊपर की ओर सबसे पहले नंबर पर आता है। अब आप सभी को 5 प्रयाग यदि देखें तो सबसे पहले कौन सा आता है, देवप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर कौन सा आता है, नंदप्रयाग, और फिर विष्णुप्रयाग, ठीक है। इस तरह से ऊपर को बढ़ते हुए आते हैं। तो यहाँ पर देखो, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा मिलती है, नंदप्रयाग में नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडर, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, और देवप्रयाग में गंगा नदी, सॉरी भागीरथी नदी, ठीक है। तो इस तरह से 5 प्रयाग ऊपर की ओर क्रम में। तो सबसे पहले जो नीचे की ओर सबसे पहले नीचे से प्रयाग आता है, कौन सा आता है, देवप्रयाग। पंच प्रयागों में यह प्रयाग सर्वाधिक महत्व का है, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी शुरू होती है, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम देवप्रयाग से ही माना जाता है। और देवप्रयाग संयुक्त रूप से टिहरी एवं पौड़ी जिले में स्थित है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, तो पूछा जा सकता है कभी। अगला देखो, देवप्रयाग ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इसके अन्य नाम क्या क्या है, इंद्रप्रयाग एवं सुदर्शन क्षेत्र। इसके अन्य नाम क्या क्या है, इंद्रप्रयाग एवं सुदर्शन क्षेत्र। यहाँ पर ब्रह्मकुंड, ठीक है, ब्रह्मकुंड कहाँ है, देवप्रयाग में। वशिष्ठ कुंड कहाँ है, देवप्रयाग में। और शंकर गुफा कहाँ है, देवप्रयाग में, ठीक है। शंकर गुफा देवप्रयाग में, ब्रह्मकुंड भी देवप्रयाग में, और वशिष्ठ कुंड भी देवप्रयाग में, ठीक है। यदि प्रश्न पूछेगा शंकर मठ तब श्रीनगर पौड़ी आ जाएगा, लेकिन शंकर गुफा कहाँ है, देवप्रयाग में स्थित है। अगला सवाल है, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में स्थित है, जो द्रविड़ शैली में बना है, ठीक है। रघुनाथ मंदिर कहाँ है, देवप्रयाग में स्थित है, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। देवप्रयाग में हिमालय नक्षत्र वेधशाला स्थित है, ठीक है। ये प्रश्न पहले बन चुका है एक बार। पलीठी का सूर्य मंदिर कहाँ है, ये भी देवप्रयाग के समीप ही हिंडोला खाल में पड़ता है, ठीक है, पलीठी का सूर्य मंदिर। अगला देखो, चंद्रबदनी है। चंद्रबदनी कहाँ पर है, चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है।
स्कंद पुराण में इसे भुवनेश्वरी पीठ के रूप में संबोधित किया गया। ठीक है, चंद्रबदनी भी कहाँ आता है? टिहरी में, जो कि चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। अगला देखो धनोल्टी। धनोल्टी कहाँ आता है? टिहरी में स्थित एक दर्शनीय स्थल है जो कि मसूरी चंबा मार्ग पर स्थित है। ठीक है, पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है धनोल्टी, ध्यान रखिएगा, मसूरी और चंबा के मध्य में ही आता है। ठीक है, ऊंचाई पर है स्थित है। अगला देखो नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या था? ओड़ाथली। ठीक है, नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या था? ओड़ाथली था। इसे 1921 में नरेंद्र शाह द्वारा बसाया गया था। अभी हम जब टिहरी नरेश पढ़ रहे थे टारगेट बैच में, तो वहां पर मैंने आपको ये लिखाया था। तथा 1925 में यहाँ पर उसने राजधानी स्थानांतरित की थी। ठीक है, यह 1990 तक टिहरी जिले का मुख्यालय भी बना रहा था, लेकिन बाद में मुख्यालय जब नई टिहरी बन गई तो नई टिहरी में मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो नरेंद्र शाह ने यहाँ पर एक आनंद स्पा, मतलब भवन, जो राजा का भवन है, उसका निर्माण किया कहाँ पर? नरेंद्र नगर में। अगला देखो सुरकुंडा देवी। सुरकुंडा देवी, ठीक है, सुरकुंडा देवी कहाँ पर स्थित है? सुरकूट पर्वत पर्वत पर स्थित है, जो कि टिहरी जिले में ही आता है। और यहाँ पर गंगा दशहरे के अवसर पर क्या लगता है? विशाल मेला आयोजित होता है। ठीक है, सुरकूट पर्वत पर स्थित कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, सुरकुंडा देवी। अगला है कीर्तिनगर। कीर्तिनगर, जो कि इसका प्राचीन नाम क्या था? बिडोली शैण। प्राचीन नाम क्या था इसका? बिडोली शैण, जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो यदि पूछेगा तट कौन सा है, तो अलकनंदा नदी के दाएं तट पर ही स्थित है। ठीक है, अलकनंदा नदी के दाएं तट पर ही स्थित है कीर्तिनगर, अति महत्वपूर्ण है। कीर्ति शाह ने इसकी स्थापना की थी, मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ। ठीक है, कीर्ति शाह ने इसकी स्थापना की थी। और इसी के समीप आता है एक स्थल मलेथा। इसी के समीप कौन सा स्थल आता है? एक मलेथा स्थल आता है, वो भी अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, अगला सवाल, अगला देखो मुनि की रेती। मुनि की रेती कहाँ पड़ता है? ऋषिकेश के समीप आता है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है, ऋषिकेश के समीप। और यदि पूछा जाएगा तो गंगा नदी के कहाँ? दाएं तट पर, गंगा के दाएं तट पर मुनि की रेती स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर इसे टिहरी गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला देखो टिहरी में स्थित गुफाएं। एक है विश्वनाथ गुफा, जो कि विश्वनाथ पर्वत पर स्थित है। वशिष्ठ गुफा, ठीक है, वशिष्ठ गुफा और वामन गुफा, ये क्या है? यहाँ पर कुछ स्थित गुफाएं हैं, विश्वनाथ गुफा, वशिष्ठ गुफा और वामन गुफा। बूढ़ा केदार कहाँ पर पड़ता है? यह भी टिहरी जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो धर्मगंगा एवं बालगंगा नदी के संगम पर स्थित है। तो क्वेश्चन बन सकता है, धर्मगंगा एवं बालगंगा नदी के संगम पर कौन सा स्थल स्थित है? कौन सा है? बूढ़ा केदार। ठीक है, अगला देखो घनसाली। टिहरी का एक प्रमुख स्थल है, जो बालगंगा एवं भिलंगना, बालगंगा एवं भिलंगना के तट पर कौन है? घनसाली। ठीक है, घनसाली किन दो नदियों के संगम पर है? बालगंगा और भिलंगना नदी के संगम पर है। अगला जो यहाँ का प्रमुख स्थल है, डोबरा चांटी पुल। ठीक है, डोबरा चांटी पुल यहाँ का प्रमुख स्थल है, जो कि टिहरी झील पर बना हुआ है। तो डोबरा चांटी पुल है वो उत्तराखंड का सबसे लंबा क्या है? सस्पेंशन पुल है। ठीक है, जिसका उद्घाटन 8 नवंबर 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री किसने किया था? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 725 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 725 मीटर इसकी कुल लंबाई है, डोबरा चांटी पुल, जो कि टिहरी झील के ऊपर बना हुआ है और साथ ही एक पर्यटन के रूप में भी विकसित हो गया है। अगला है भौगोलिक विवरण। भौगोलिक दृष्टि से टिहरी शिवालिक हिमालय में भी आता है, मध्य हिमालय और बृहद हिमालय में इसका विस्तार है। ठीक है, भूकंप की दृष्टि से जोन 4 में आता है और इसे संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। ये फैक्ट मैं आपको पहले करा चुका हूँ जियोग्राफी में, कि टिहरी जिले में कौन कौन से शिवालिक हिमालय भी आता है, नरेंद्र नगर वाला एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, मध्य हिमालय भी विस्तारित है यहाँ धनोल्टी इत्यादि में, और साथ ही बृहद हिमालय का भी हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियाँ आपको, हालांकि चोटियाँ कम चोटियाँ, लेकिन बृहद हिमालय में भी इसका विस्तार है। अगला देखो, राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल नरेंद्र नगर कहाँ पड़ता है? टिहरी में ही आता है। नरेंद्र नगर को उत्तराखंड का चेरापूंजी भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? नरेंद्र नगर को कहा जाता है। हालांकि जो 2023 है, इस वर्ष सर्वाधिक वर्षा उत्तराखंड में कहाँ पर हुई थी? ऋषिकेश में हुई थी। ठीक है, तो नरेंद्र नगर के समीप ही ऋषिकेश शहर में नरेंद्र नगर ऋषिकेश से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो नरेंद्र नगर को उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है। लेकिन यदि प्रश्न बनेगा वर्ष 2023 में उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी? ऋषिकेश में हुई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो टिहरी जिले की प्रमुख नदियाँ। ये सब नदी तंत्र में मैं आपको बता चुका हूँ, केवल एक बार रिवीजन कर लो। देखो भागीरथी नदी है, भिलंगना है, मेदे गंगा है, दूध गंगा है, धर्म गंगा है, बाल गंगा है, जलकुर नदी है।
और एक प्रश्न आपसे बन सकता है, यदि थोड़ा सा एडवांस प्रश्न बनेगा, देवप्रयाग से ऋषिकेश के मध्य कौन सी नदी, ठीक है, टिहरी और पौड़ी के मध्य सीमा विभाजक का कार्य करती है? तो कौन सी नदी? गंगा नदी। इसी नदी के इसी नदी के सारे दोनों की सीमाएं बनी हुई हैं, ठीक है, नदी के उस तरफ पौड़ी और नदी के इस तरफ टिहरी, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, प्रमुख ताल कौन कौन से ताल है यहाँ पर। एक है सहस्त्र ताल, जो कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। यम ताल, ठीक है, ये भी हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। महासर ताल, इसे भाई बहन का ताल कहते हैं। साथ ही वासुकी ताल, जो कि संयुक्त रूप से रुद्रप्रयाग में भी आता है। मंसूर ताल, ठीक है, और इसके अलावा अप्सरा ताल या फिर अछरिया ताल या फिर आछरी ताल, ये तीनों एक ही हैं। भिलंग ताल भी टिहरी में, जराल ताल टिहरी में और द्रौपदी ताल भी टिहरी में है। यदि ग्लेशियर देखें, प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से यहाँ पर, खतलिंग ग्लेशियर है, टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर है, ठीक है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है, ठीक है, तो शिवलिंग की भांति ये प्रतीत होता है। यदि बुग्याल देखें यहाँ पर कौन कौन से हैं, मासर ताल बुग्याल है, जौराई बुग्याल पूछा गया, ठीक है, जौराई बुग्याल कहाँ है पूछा गया है, कोटली बुग्याल है, खारसोली बुग्याल ये भी पहले पूछा गया, और खतलिंग बुग्याल। तो ये पांचों बुग्याल कहाँ पर है, टिहरी में, जिसमें मासरताल बुग्याल है, जौराई है, कोटली है, खरसोली है और खतलिंग बुग्याल है। प्रमुख संग्रहालय देखें यहाँ के, कौन कौन से संग्रहालय यहाँ पर, महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय और कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय, ठीक है, महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय और कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय कहाँ पर है, टिहरी में है। यदि पूछेगा गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। यदि पूछेगा राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ पर है, देहरादून में, ठीक है। अभी दोनों जिले हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मैं ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अगला है, टिहरी का वाहन पंजीकरण नंबर क्या है, UK09। टिहरी का वाहन पंजीकरण नंबर क्या है, UK09। तो UK09 वाले जो भी हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिएगा, ठीक है। टिहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1950 में की गई थी। TGMO, ठीक है, यू, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1950 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, ऋषिकेश में है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। उसके अलावा टिहरी का वाहन पंजीकरण नंबर क्या है, UK09। और टिहरी में स्थित प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, तो टिहरी की जो सबसे प्रमुख परियोजना है वो है टिहरी परियोजना, ठीक है। टिहरी परियोजना टिहरी की सबसे प्रमुख परियोजना है, जो कि गणेश प्रयाग में, गणेश प्रयाग यानी कि भागीरथी और भिलंगना के संगम पर ये बनाई गई है। पुरानी टिहरी के, मतलब जिसमें पुरानी टिहरी डूब चुका है वहां पर ये योजना बनाई गई है, ठीक है। जिस इसमें बांध की ऊंचाई कितनी है, 260.5 मीटर है, यानी कि 855 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। ये एक मिट्टी मिट्टी पत्थर से निर्मित बांध है, जिसे काफर बांध कहते हैं, और एशिया का ही सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। इसे राष्ट्र का गांव की संज्ञा भी दी गई है। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? देखो, सुमन सागर और स्वामी राम तीर्थ सागर क्या है इसके अन्य नाम है। मतलब सुमन सागर इसको स्थानीय नाम इसका क्या है, सुमन सागर इसका स्थानीय नाम है। अगला देखो, इसके निर्माण हेतु 1972 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, यानी कि केंद्रीय योजना आयोग द्वारा इसकी स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, 1972 में। 1978 में इसे यूपी के सिंचाई विभाग द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था, ठीक है। तो 72 में स्वीकृति मिली, और उसके पश्चात 78 में यूपी के सिंचाई विभाग द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। लेकिन देखो फिर क्या हुआ, 12 जुलाई 1988 को TSDC यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, टिहरी जल विद्युत निगम की स्थापना हो गई। कब, 12 जुलाई 1988 को। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि TSDC की स्थापना कब हुई थी, यानी कि टिहरी बांध जल निगम, ठीक है, टिहरी बांध जल निगम की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1988 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, ऋषिकेश में आता है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर आता है, ऋषिकेश में स्थित है। तथा 1989 में जैसे ही इसकी स्थापना हुई, इसका निर्माण कार्य किसको दे दिया, टिहरी बांध का, TSDC को दे दिया। फिर देखो, इसे 1990 में विस्थापितों के पुनर्वास की जिम्मेदारी भी दे दी गई थी, किसको, TSDC को। जो टिहरी में रह रहे थे, जहाँ पर बांध का एरिया है, जितने एरिया में बांध है, जहाँ, ठीक है, कई सारे गांव बसे होंगे, कई सारे लोग बसे होंगे, जो पुरानी टिहरी थी, तो वहाँ के लोगों को विस्थापित कहाँ किया गया था, कहाँ किया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी भी किसको सौंप दी गई, TSDC को सौंप दी गई, ठीक है। अगला देखो, टिहरी बांध की कुल क्षमता कितनी है, 2400 मेगावाट है। तो 2400 मेगावाट में जो मुख्य परियोजना है वो 2000 मेगावाट की है, ठीक है। साथ ही जो 400 मेगावाट की परियोजना है वो कौन सा है, कोटेश्वर बांध परियोजना, जो कि भागीरथी नदी पर ही टिहरी से कुछ दूरी पर बनाया गया है।
ठीक है। तो ये कितने का है, 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध। तो ध्यान रखिएगा, टिहरी बांध कुल क्षमता 2400 मेगावाट की, और जो कोटेश्वर परियोजना है, कोटेश्वर बांध परियोजना है, वो भी टिहरी बांध का ही हिस्सा है। अब आपसे पूछेगा कोटेश्वर गुफा कहाँ है, तो रुद्रप्रयाग में। आपसे पूछेगा कोटेश्वर मंदिर कहाँ है, तो रुद्रप्रयाग में। आपसे पूछेगा कोटेश्वर बांध कहाँ है, तो कहाँ है, भागीरथी नदी पर टिहरी गढ़वाल में। ये प्रश्न अभी आरओ के एग्जाम में बना हुआ था। अगला देखो, इसका क्षेत्रफल कितना है, 42 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है इसका, 42 वर्ग किलोमीटर है। और इस परियोजना के प्रथम चरण का कार्य 30 जुलाई 2006 को शुरू हो गया था। यानी कि यहाँ पर जो निर्माण कार्य, विद्युत उत्पादन का कार्य शुरू हुआ था, कब हुआ था, 30 जुलाई 2006 को। हाल ही में देखो, अभी टिहरी बांध जो है, इसके चारों ओर रिंग रोड बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया। ठीक है, इसके लिए सर्वे कराया गया है। तो यदि रिंग रोड बनता है तो उससे पर्यटन को बढ़ावा और ज्यादा मिलने की संभावना है। ठीक है। अगला है, टिहरी बांध का डिजाइन जेम्स ब्रून द्वारा तैयार किया गया था। किसने तैयार किया था, जेम्स ब्रून ने। टिहरी बांध का डिजाइन जेम्स ब्रून द्वारा तैयार किया गया था। पूर्व में यह परियोजना मात्र 600 मेगावाट की थी। ठीक है, मतलब 1986 तक का यह परियोजना कितने की थी, केवल और केवल 600 मेगावाट की। लेकिन 1986 में देखो, सोवियत रूस के साथ इसमें समझौता हुआ था, और सोवियत रूस के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, इनके समय में समझौता हुआ था 1986 में। और उसके पश्चात इस योजना की जो क्षमता है वो 2400 मेगावाट कर दी गई। कितने से, 600 से 2400 मेगावाट इसकी क्षमता कर दी गई। अगला देखो, अगला प्रश्न जो है इसमें, टिहरी बांध निर्माण के विरोध में सर्वप्रथम कमलेंदुमती शाह द्वारा आवाज उठाई गई थी। ठीक है, कमलेंदुमती शाह द्वारा सर्वप्रथम आवाज उठाई गई थी। और 1978 में बांध विरोधी विरोधी समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था बांध विरोधी समिति का गठन, 1978 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, विद्यासागर नौटियाल। ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, बांध विरोधी समिति कब गठित की गई थी, 1978 में। और इसके अध्यक्ष भी पूछे गए हैं। अध्यक्ष कौन थे, विद्यासागर नौटियाल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला देखो, कोटली भेल परियोजना, ये भी किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर, और टिहरी जिले में ही आती है। ठीक है, तो ये परियोजना आपने ध्यान रखनी है। अगला देखो, टिहरी जिले में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान। तो यहाँ पर जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है उनकी चर्चा करते हैं, कौन कौन से यहाँ पर संस्थान है। इसमें सबसे पहला है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय जो अभी वर्तमान में बनाया गया है, ये पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय का ही हिस्सा था। ठीक है, 4 अगस्त 2010 को जो गढ़वाल विश्वविद्यालय का बादशाही थौल परिसर था उसको पृथक कर दिया गया। और पृथक करते हुए उसका नाम क्या रखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय टिहरी। ठीक है, बाद में 2012 में उसमें श्रीदेव सुमन जी का नाम जोड़ दिया गया, और उसका नाम क्या हो गया, नाम परिवर्तित होते हुए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। तो वही चीजें मैंने यहाँ पर दे रखी। देखो, 4 अगस्त 2010 को हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से, गढ़वाल विश्वविद्यालय से टिहरी परिसर को अलग करते हुए इसका नाम क्या रख दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय रखा गया। ठीक है, और वर्ष 2012 में इसका नाम श्रीदेव सुमन के नाम पर रखा गया। ये कहाँ पर स्थित है, बादशाही थौल में स्थित है। और इसका परिसर कहाँ पर बनाया जाना प्रस्तावित है, सैलाकुई में बनाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, अगला देखो, टिहरी में स्थित प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं जो पूछे गए। देखो, हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट कहाँ है, टिहरी में। हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ है, देवप्रयाग टिहरी में। उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड होगा, ठीक है, उत्तराखंड पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है, नरेंद्र नगर टिहरी में। भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ है, अंजनी शरण टिहरी में स्थित है। ये भी भुवनेश्वरी महिला आश्रम, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, अंजनी शरण टिहरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में स्वामी मनमंथन ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा गया। ठीक है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ है स्थित है, टिहरी में स्थित है। अगला देखो, राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी, ये भी कहाँ है, टिहरी में। कई सारे लोग इसको देहरादून कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि राजीव गांधी स्टेडियम या फिर राजीव गांधी स्पोर्ट्स क्लब सब कहाँ पर है, देहरादून में। लेकिन राजीव गांधी साहसिक खेल, देखो साहसिक खेल कहाँ पर, जैसे नौकायन है, ठीक है, ये सब चीजें कहाँ पर होंगी, टिहरी में। टिहरी में झील है, ठीक है, तो साहसिक खेलों के लिए प्रसिद्ध कौन है, टिहरी। तो राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है, टिहरी में ही स्थित है, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। अगला देखो, कयोकिंग एवं कयाकिंग प्रशिक्षण अकादमी कोटेश्वर क्षेत्र टिहरी में स्थित है, जिसका उद्घाटन हाल ही में 2023 में दिसंबर में इसका उद्घाटन किया गया। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, टिहरी जिले के प्रमुख मेले, कौन कौन से मेले यहाँ पर लगते हैं। सबसे पहला चंद्र बदनी मेला, जो कि अंजनी शरण में लगता है, ठीक है। रणभूत कौथिग टिहरी में लगता है।
विकास मेला ये भी टिहरी में लगता है। नाग टिब्बा मेला जौनपुर क्षेत्र में लगता है टिहरी में, ठीक है। सेम मुखीम मेला प्रतापनगर में लगता है। सेम मुखीम मेला कहाँ लगता है? प्रतापनगर में लगता है। अगला देखो सुरकुंडा मेला सुरकुंडा देवी मंदिर पर लगता है, वो भी टिहरी में स्थित है। शहीद नागेंद्र सकलानी भोलू भरदाली विकास मेला ये कहाँ पर लगता है? नरेंद्र नगर में, ठीक है। शहीद नागेंद्र सकलानी भोलू भरदारी, ठीक है, भोलू भरदारी हो गए। विकास मेला कहाँ पर लगता है? नरेंद्र नगर में। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला ये भी कुंजापुरी टिहरी में लगता है। रवाई किसान विकास मेला ये मलिथा टिहरी में लगता है, ठीक है। वीर गब्बर सिंह मेला चंबा टिहरी में लगता है। राजा राजेश्वरी मेला टिहरी में लगता है। कैलापीर मेला और साथ ही तिलका देवी मेला एवं संतुरा देवी मेला, तो ये सब मेले कहाँ पर लगते हैं? टिहरी गढ़वाल में लगते हैं। तो देखो थोड़ा बहुत आपको इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है जो महत्वपूर्ण है ज्यादा, जैसे वीर गब्बर सिंह मेला, राजराजेश्वरी मेला, क्योंकि राजराजेश्वरी जो मंदिर है वो देवलगढ़ पौड़ी में आता है, लेकिन राजराजेश्वरी मेला कहाँ लगता है? देखो टिहरी में लग रहा है, ठीक है। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला ये आपने ध्यान रखना है। और साथ ही सेम मुखीम मेला सुरकंडा मेला रणभूत कौथिक चंद्रबदनी मेला, ये सब थोड़ा क्योंकि कभी कभी मिलाने के लिए आपसे संस्कृति में पूछ सकता है यहाँ से सवाल, ठीक है। अगला है टिहरी जिले के प्रमुख उत्सव या फिर यात्राएं। कौन कौन से यहाँ पर प्रमुख उत्सव आयोजित होते हैं? उनमें सबसे पहला है घंडियाल देवता का जात उत्सव। कौन सा है? घंडियाल देवता का जात उत्सव, ठीक है, जो कि घंडियाल धार टिहरी में लगता है। यह उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है। तो घंडियाल देवता का जो जात उत्सव है प्रतिवर्ष नहीं, प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्न में से किस जनपद में जात उत्सव का आयोजन होता है? ठीक है, जात उत्सव का आयोजन कहाँ पर हो जाएगा? टिहरी में। कितने वर्ष में आयोजित होता है? प्रत्येक 12वें वर्ष में आयोजित होता है। अगला देखो बिरुड़ी बुढ़ा खुड़ा व बुढ़िया उत्सव, ये भी कहाँ पर? जौनपुर टिहरी में आयोजित होता है। कब? दिवाली के उत्सव पर, ठीक है, दिवाली के अवसर पर आयोजित होता है। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा टिहरी जिले में आयोजित होने वाली इस यात्रा को उत्तराखंड में पांचवा धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। अभी जो वीडियो का एग्जाम हुआ था 31 दिसंबर को, उसमें ये प्रश्न बना हुआ था। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, इसे उत्तराखंड का पांचवा धाम यात्रा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पांचवा धाम यात्रा, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का पांचवा धाम किसे कहा जाता है? जागेश्वर धाम को। उत्तराखंड की पांचवी धाम यात्रा किसे कहा जाता है? खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को। तो ये यात्रा है, यदि धाम आएगा तो जागेश्वर धाम, जिसे पांचवा धाम की संज्ञा दी गई है। और ये क्या है यहाँ पर? यात्रा, ठीक है। पांचवा धाम यात्रा किसे कहा जाता है? खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को, ठीक है, दोनों अलग अलग है। अगला है पमाली कांठा केदार यात्रा, ये टिहरी और रुद्रप्रयाग में होती है संयुक्त रूप से। और गाड़ू घड़ी यात्रा ये टिहरी से लेकर बद्रीनाथ के लिए होती है, ठीक है, गाड़ू घड़ी यात्रा। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, गाड़ू घड़ी यात्रा किस जिले से संबंधित है? टिहरी से, ठीक है। पमाली कांठा केदार यात्रा टिहरी से रुद्रप्रयाग, यानी कि टिहरी के पमाली कांठा से रुद्रप्रयाग में केदारनाथ तक ये यात्रा आती है, जो कि 29 किलोमीटर तक की है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया टिहरी के इस बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब हम देखते हैं टिहरी के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व। सबसे पहले व्यक्तित्व यहाँ से कौन? श्रीदेव सुमन, जिनका जन्म 25 मई सन 1916 को जोल गांव टिहरी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 25 मई 1916। तो जन्म भी इनका ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है इनका जन्म। अति महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है टिहरी गढ़वाल के। इनका मूल नाम क्या था? श्रीदत्त बड़ौनी, ठीक है, मूल नाम क्या था? श्रीदत्त, ये एक साथ हो जाएगा, ठीक है, श्रीदत्त बड़ौनी इनका मूल नाम था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? विनय लक्ष्मी। यदि आप हाईकोर्ट 2019 का एग्जाम देखते हैं, 1 दिसंबर 2019 को जो एग्जाम हुआ था, उसमें इनकी पत्नी का नाम भी पूछा गया था, ठीक है। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? विनय लक्ष्मी। आगे देखो, इनके द्वारा देहरादून में 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो देहरादून में 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। फिर देखो टिहरी में जो राजशाही थी ना, इन्होंने उसका विरोध किया। राजशाही मतलब, हालांकि राजा के साथ इनके जो संबंध थे बहुत मधुर थे, उचित थे, अच्छे थे, लेकिन जो अन्य कर्मचारी गण थे उनके अत्याचारों से टिहरी की प्रजा क्या थी? परेशान थी, ठीक है। उनके अत्याचारों से टिहरी की प्रजा परेशान थी। उन अत्याचारों को कम करने के लिए उन्होंने टिहरी जो राजशाही है उसके विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। तो जिस कारण इन्हें देखो 30 सितंबर 1943 को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 25 जुलाई 1944 तक का ही जेल में रहे। इसके पश्चात 30 सितंबर 1943 से 25 जुलाई 1944 तक क्या रहे? जेल में रहे थे। इस दौरान इन पर 21 फरवरी 1944 को इन पर राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया था। 21 फरवरी 1944 को इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। साथ ही 29 फरवरी को इनको जेल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के विरोध में इन्होंने अनशन अपना क्या किया था? शुरू
किया था। ठीक है, तो 29 फरवरी 1944 को जेल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के विरोध में इन्होंने अनशन प्रारंभ किया था। साथ ही 3 मई 1944 को जेल में ही इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। तो 3 मई 1944 डेट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। इन्होंने आमरण अनशन कब शुरू किया था? 3 मई 1944 को। और उसके पश्चात ठीक 84वें दिन, यानी कि 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई सन 1944 को श्रीदेव सुमन शहीद हो गई। ठीक है, 25 जुलाई 1944 डेट ध्यान रखिएगा, कई बार ये डेट पूछी जाती है। तो इन्होंने कुल 84 दिन का आमरण अनशन किया था। 84 दिन आमरण अनशन जो होता है उसके 84वें दिन, ठीक है, 3 मई से 25 जुलाई के मध्य कुल 84 दिन। ठीक है, 84वें दिन में इनकी ये क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, 25 जुलाई 1944 से डेट आपसे पूछी जा सकती है। और पहले कई बार ये प्रश्न बन भी चुका है कि श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे। ठीक है, कब हुए थे? 25 जुलाई 1944 को। क्यों शहीद हुए थे? टिहरी राजशाही के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था? जो टिहरी राजशाही का जो दुर्व्यवहार था प्रजा के प्रति, उसके विरुद्ध इन्होंने क्या किया था? अत्याचारों के प्रति इन्होंने क्या किया था? आंदोलन छेड़ा था। ठीक है, और उसी कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, फिर जेल में इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो दुर्व्यवहार के कारण उन्होंने पहले अनशन शुरू किया, फिर फाइनली 3 मई को उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया और 25 जुलाई 1944 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 25 जुलाई 1944 को प्रतिवर्ष वृक्षारोपण दिवस के रूप में राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, इनका प्रमुख कथन क्या था? तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। ठीक है, इनका एक प्रमुख कथन था। अगले देखो, विद्यासागर नौटियाल। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? यमुना के बागी बेटे, मूक बलिदान, उत्तर बायां है। ये प्रश्न एक बार पूछा गया, उत्तर बायां है वाला। ठीक है, फट जा पंचधार और मोहन गाता जाएगा, क्या है? इनकी आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा है, मोहन गाता जाएगा। किसकी? विद्यासागर नौटियाल की। तो यमुना के बागी बेटे किसकी रचना है? विद्यासागर नौटियाल की है। महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, बाकी अन्य रचनाएं भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। जो नए बच्चे हैं या फिर जो पुराने बच्चे हैं, आप लोग रिवीजन इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगले हैं परिपूर्णानंद पैन्योली, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। साथ ही साथ जो टिहरी राजशाही है उसके कुशासन के विरुद्ध भी इन्होंने श्रीदेव सुमन के साथ मिलकर आंदोलन किया था। बाद में टिहरी राज्य जो प्रजामंडल था उसमें भी ये शामिल हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने टिहरी जनता को राजशाही के कुशासन से मुक्ति दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखो, देसी राज्य और जन आंदोलन, नेपाल का पुनर्जागरण। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण है, दोनों ध्यान रखने हैं, देशी राज्य और जन आंदोलन और नेपाल का पुनर्जागरण। एक और भी इनकी एक रचना है, संसद और संसदीय व्यवस्था। एक है संसद और संसदीय व्यवस्था। ठीक है, संसद और संसदीय व्यवस्था भी इनकी क्या है? एक प्रमुख रचना है। अगले हैं मोहनलाल बाबुलकर। ठीक है, ये क्या थे? एक आंचलिक साहित्यकार हैं, जिनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? हिमालय के वरदान, मिट्टी में सोना, मिट्टी में सोना, दहेज, अंधेरे से उजाले, क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं? कौन है? मोहनलाल बाबुलकर। ठीक है, आंचलिक साहित्यकार हैं। अगले देखो, लीलाधर जगुड़ी। इनसे भी काफी सारे सवाल पहले बने हुए हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1940 में धंगल गांव टिहरी में इनका जन्म हुआ था। लीलाधर जगुड़ी जी का जन्म कब हुआ था? 1940 में। कहाँ हुआ था? धंगल गांव टिहरी में। इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह है उसमें देखो, महाकाव्य के बिना, शंखमुखी शिखरों पर, अनुभव के आकाश में चांद, बची हुई पृथ्वी, नाटक जारी है, भय भी शक्ति देता है, घबराए हुए शब्द, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है और ईश्वर की अध्यक्षता में। ये इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं। ठीक है, महाकाव्य के बिना, शंखमुखी शिखरों पर, अनुभव के आकाश में चांद, ये सारी की सारी आपने ध्यान रखनी है, सभी महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है निम्न में से लीलाधर जगुड़ी का कौन सा काव्य संग्रह उनके द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, तो सारे के सारे महत्वपूर्ण है और सारे के सारे अपने ध्यान रखने हैं। इनके नाटक क्या है? देखो, पांच बेटे इनका नाटक है, पांच बेटे। गद्य कौन सा इनका? मेरे साक्षात्कार। ठीक है, गद्य कौन सा इनका? मेरे साक्षात्कार। इन्हें वर्ष 1997 में इनकी जो कौन सी रचना थी? अनुभव के आकाश में चांद। वर्ष 1997 में अनुभव के आकाश में चांद, इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2018 में एक इनकी रचना थी, जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, जितने लोग उतने प्रेम, इस रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया था। और साथ ही वर्ष 2004 में इन्हें
पद्मश्री सम्मान से भी भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। तो प्रश्न बनेगा, लीलाधर जगूड़ी को किस रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया था? जितने लोग उतने प्रेम, कब दिया गया था? 2018 में। प्रश्न बनेगा, लीलाधर जगूड़ी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? 1997 में। कब दिया गया था? 1997 में। और कौन सा दिया गया था? कौन सी जो रचना थी? अनुभव के आकाश में चांद। और पद्मश्री कब दिया गया? 2004 में। ठीक है। अगले देखो, मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल, इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहाड़ पर लालटेन, हालांकि ये जो हिंदी काव्य खंड है वहां पर भी ये उसका भी ये हिस्सा है, तो वहां पर मैं आपको इसको होमवर्क में दे चुका हूँ, इनके बारे में आपने वहां पर पढ़ लिया होगा विस्तार से। फिर भी देखो, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, और नए युग में शत्रु, ये सब पांचों महत्वपूर्ण है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, और नए युग में शत्रु। ठीक है। इनका गद्य संग्रह क्या है? देखो, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, ये मंगलेश डबराल के गद्य संग्रह हैं। और इन्हें हम जो देखते हैं इस रचना के लिए 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सी रचना है? हम जो देखते हैं। ठीक है। अगला देखो, वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, कवि ने कहा, और शाही लाल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीरेन डंगवाल की, जो कि टिहरी के रहने वाले थे। वर्ष 2004 में इन्हें दुष्चक्र में सृष्टा इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो प्रश्न है दुष्चक्र में सृष्टा, ठीक है, इस तरह से बना हुआ था कि वीरेन डंगवाल को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो कौन सी रचना है? दुष्चक्र में सृष्टा। ये प्रश्न किस में पूछा गया था? लोअर पीसीएस प्री, जो कि 2016 में हुआ था। ठीक है। रेंजर के प्री में, रेंजर जो प्री हुआ था 2016 में, वहां पर ये प्रश्न पूछा गया था कि वीरेन डंगवाल को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो कौन सी हो जाएगी? दुष्चक्र में सृष्टा। अगले देखो, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। इन्हें वृक्ष मानव कहा जाता है, मतलब अपने जीवन में इन्होंने 50 लाख से भी ऊपर पेड़ लगाए हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वृक्ष मानव कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का वृक्ष मानव, मतलब बहुत सारे पेड़ इन्होंने जीवन में लगाए हैं। तो जन्म हुआ था 2 जून सन 1922 को पुजार गांव टिहरी में हुआ था। और मृत्यु कब हुई? 18 जनवरी 2019 को। ठीक है, मृत्यु कब हुई? 18 जनवरी 2019 को। इन्हें उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है। और 1986 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। किसको? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। ठीक है। अगले हैं सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कब हुआ था? 9 जनवरी 1927 को। कहाँ? मरोड़ा गांव टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 9 जनवरी 1927 को मरोड़ा गांव टिहरी में इनका जन्म हुआ था। ये उत्तराखंड के क्या थे? प्रमुख पर्यावरणविद थे। ठीक है, प्रमुख पर्यावरणविद थे। 21 मई 2021 को कोरोना काल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 21 मई सन 2021 में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखो, इन्हें हिमालय में महात्मा गांधी के सिपाही के रूप में जाना जाता है। तो ये प्रश्न एक बार बन चुका है। ठीक है, इन्हें हिमालय में महात्मा गांधी के सिपाही के रूप में जाना जाता है। इन्हें जो प्रमुख पुरस्कार प्रदान प्राप्त हुए हैं उसमें 1981 में पद्मश्री, 1983 में जमनालाल बजाज पुरस्कार, 1984 में देखो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार, और 2009 में पद्म विभूषण सम्मान इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो, चिपको आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का श्रेय किसको जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट को ही दिया जाता है। ठीक है, चिपको आंदोलन जो कि चमोली के रेणी गांव से शुरू हुआ था, और इसकी सूत्रपातकर्ता कौन थी? गौरा देवी। गौरा देवी ने शुरू किया था। ठीक है, बाद में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट को। ठीक है, मुख्यतः इन्हीं का नाम चिपको आंदोलन के साथ जोड़ा जाता है। अगले देखो, सुरेश भाई। सुरेश भाई जो कि वन संरक्षण हेतु 1994 में भिलंगना क्षेत्र में इन्होंने रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू किया था। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले देखो, इंद्रमणि बड़ोनी। 24 दिसंबर सन 1924 को अखोड़ी गांव टिहरी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई? 18 अगस्त सन 1999 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 24 दिसंबर 1924 को अखोड़ी गांव में जन्म हुआ था टिहरी में, और मृत्यु कब हुई? 18 अगस्त 1999। तो इनकी मृत्यु की तिथि भी पूछी गई है एक बार, क्योंकि उत्तराखंड के देखो प्रमुख राज्य आंदोलनकारी थे इंद्रमणि बड़ोनी, और राज्य निर्माण से पूर्व ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, राज्य आंदोलन के दौरान इन्होंने अनशन भी किया था। इन्हें उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाना जाता है।
उत्तराखंड का गांधी या पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बड़ौनी को। ये उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध लोक कलाकार थे। किस नृत्य से संबंधित है? केदार नृत्य से संबंधित है, ठीक है। और 1994 में राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान इन्होंने अनशन भी किया था। कहाँ पर? पौड़ी में, ठीक है। पौड़ी में इन्होंने अनशन भी किया था। इनके जन्म दिवस को, इसको इनके कर लीजिएगा, ठीक है। इनके जन्म दिवस को उत्तराखंड में उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनका जन्म दिवस जो कि 24 दिसंबर को आता है प्रतिवर्ष, उसको उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और अगले हैं देखो कमलेंदु मती शाह। कमलेंदु मती शाह जो कि नरेंद्र शाह की महारानी थी, यानी कि मानवेंद्र शाह की माता थी, ठीक है। नरेंद्र शाह की महारानी थी, जो पद्म भूषण पाने वाली उत्तराखंड की पहली व्यक्तित्व थी। मतलब उत्तराखंड से पहले व्यक्ति जिन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया था वो कौन थी? कमलेंदुमती शाह। इन्हें समाज सेवा के लिए सन 1958 में, ठीक है, समाज सेवा के लिए 1958 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1952 में टिहरी लोकसभा से सांसद भी चुनी गई थी। तो टिहरी लोकसभा की पहली सांसद कौन थी? कमलेंदुमती शाह। अभी जो प्रश्न बना था आरओ में, ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र वहां पर पूछा था, जिसका उत्तर था भक्त दर्शन। तो वहां पर कई सारे बच्चे उसको कमलेंदुमती शाह का आए थे। कमलेंदुमती शाह देखो टिहरी गढ़वाल की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टिहरी गढ़वाल की जो लोकसभा सीट है, टिहरी लोकसभा सीट, यहाँ से पहली सांसद कौन चुनी गई थी? कमलेंदुमती शाह। इनकी भी कुछ रचनाएं हैं, जिसमें प्रमुख रचनाएं देखो जीवन ज्योति और माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका, इनके क्या प्रमुख रचनाएं हैं। और इन्हें उत्तराखंड की प्रथम महिला सांसद होने का गौरव भी प्राप्त है। यदि प्रश्न बनेगा उत्तराखंड की पहली महिला सांसद कौन है, तो कौन है? कमलेंदुमती शाह, ठीक है। तो ये हो गया टिहरी गढ़वाल जनपद के बारे में सारे महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ यदि देखो कोई गलतियां होती हैं तो आप लोग कमेंट इसमें कर सकते हैं, ठीक है। यदि इसमें हो सकता है उच्चारण में कुछ गलती हो, या फिर, हालांकि मैटर मैंने बहुत ज़्यादा देखने के पश्चात ही इसको टाइप किया, ठीक है। 2-3 बार खुद से चेक करके मैं आपको मैटर उपलब्ध कराता हूँ, क्योंकि यदि मैं गलत पढ़ाऊंगा हो सकता है आपकी परीक्षा में वो आ जाए प्रश्न और आप लोग उसको गलत कर लें, ठीक है। तो इसलिए मैं अपनी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ ही प्रयास करता हूँ कि 2-3 बार उसको चेक करके आपको उपलब्ध कराऊँ। फिर भी यदि देखो कभी कभी कुछ टाइपिंग एरर हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर इनके का इन्हें हो रखा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो इस तरह की गलतियाँ होती हैं उससे आप लोग स्वयं से सुधार सकते हैं। बाकी कुछ कुछ चीज़ें मैं साथ साथ ही सुधार लेता हूँ, और विधायक वगैरह आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो भी नए बच्चे हैं देखो इनको आप लोग नोट अवश्य करें, ठीक है, नोट जरूर करिएगा। यहाँ से आपको ये हमेशा के लिए एक बार आप नोट करें, देखो आगे आप जितने भी एग्जाम देंगे आपके हर एक किसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण एक कक्षा है, ठीक है। पीडीएफ में आपको इसका उपलब्ध करा रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और देखो करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह पढ़ते रहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी मैं प्रश्न बनाऊंगा। जो आपका 12 तारीख को पेपर बनेगा, इन सब चीज़ों से भी वहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक दो दो तीन सवाल इस तरह से आपको हर चीज़ से देखने को मिलेगा, क्योंकि जो जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वहाँ से सवाल आना निश्चित है। साथ ही जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ वहाँ से सवाल तो आएगा ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।